हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मार्केटिंग मिक्स के बारे में। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रेस ऑन द रेड बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। मार्केटिंग मिक्स इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग that refers to the set of actions or tactics a company uses to promote its product or services in the market. मार्केटिंग मिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का जिसमें हम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, उसकी सर्विस को प्रमोट करने के लिए मार्केट में कुछ एक्शंस करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई रिपीट कि मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है, हम अपनी कंपनी के सामान को ज्यादा आगे तक ले जाने के लिए, प्रमोट करने के लिए बहुत सारी एक्शंस लेते हैं, उन्हीं को ही हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। इट इज ऑफन समराइजेस 4 P, और ये जो मार्केटिंग मिक्स के लिए जो हम काम करते हैं ना, उसको हम 4 Ps ऑफ मार्केटिंग कहते हैं, जिसमें कि हमारा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन आता है। लेकिन इन मॉडर्न फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये जो 4 Ps है ना, अब 7 Ps बन चुके हैं। ठीक है, स्पेशली उन इंडस्ट्रीज के लिए जो कि प्रोडक्ट ना दे करके सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करवाती है, लाइक उबर। वो कोई प्रोडक्ट थोड़ी सेल करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं ना आपको। सो जो मार्केटिंग मिक्स है, इट इज अ कंपनी स्ट्रेटेजिक प्लान। वो कंपनी का स्ट्रेटेजिक प्लान होता है कि किस तरीके से वो कस्टमर्स की जरूरतों को भी पूरा कर दे और किस तरीके से अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को इन्फ्लुएंस करे कि भाई आप हमारा ही सामान खरीदो, ये हमसे ही सर्विस लो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उबर है, अब ऊपर के कॉम्पिटिटर्स भी तो है ना, स्मार्ट है और ओला है, रैपिडो है, बहुत सारे। लेकिन फिर भी कोई ना कोई अलग अलग तरीके से क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि भाई रैपिडो जो है बाइक के लिए फेमस हुआ था, उबर जो है अपने लो प्राइसेस के लिए एंड फास्ट सर्विसेज के लिए फेमस है। सो नेक्स्ट आता है कि मार्केटिंग मिक्स की कंडीशंस क्या होती है। तो इसकी कंडीशन में पहला पॉइंट आता है कि प्रोडक्ट हैज टू लुक गुड एंड वर्क वेल। प्रोडक्ट सबसे पहले तो आपका अच्छा दिखना चाहिए, और दूसरा जो उसका काम है ना प्रोडक्ट का, वो काम वो अच्छे से करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक क्रीम सेल कर रहे हैं कि ये जो है आपकी इचिंग फ्री क्रीम है, ठीक है, एक तरीके से एंटीबैक्टीरियल क्रीम है, तो वो काम भी करनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, फिर बहुत सारी कंपनीज होते हैं वो कहती है कि भाई ये नॉन स्टिक क्रीम है, ये ठीक है, स्टिकीनेस नहीं होगी, तो वो ऐसी होनी भी चाहिए लिटरली में। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया और हो गया। सो प्राइस, सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि प्राइस मस्ट बी राइट सो दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बाय। कि प्राइस जो है ना अपने प्रोडक्ट का, वो आप बिल्कुल सही रखो, ना तो कम रखो ना ज्यादा रखो। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीद पाए। इससे क्या होता है, जब हमारा प्राइस जेन्युइन होता है ना, तो हमें मार्जिन भी हाई मिल जाते हैं, प्रॉफिट हाई हो जाते हैं, और लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारा सामान खरीदते हैं। ओके, अगर हम ज्यादा हाई प्राइस रख देंगे तो देखो वो एक ना सेक्टर डिवाइड हो जाता है कि भाई ये तो हाई क्लास लोगों का सामान हो गया, तो वो मिडिल क्लास की जनता ज्यादा है। अब जहां पर हमारे पास जनरेशन जो पीपल जो है वो ज्यादा है, तो उसी के हिसाब से हमें प्राइस रखना चाहिए अपने टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग। गुड्स मस्ट बी इन राइट प्लेस एट राइट टाइम। सप्लाई शुड मीट डिमांड ऑन टाइम। कि जो सामान है वो सही जगह पर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, और सामान की जितनी डिमांड है ना, लोगों को वो टाइम पर मिलना चाहिए। अब देखो, मैं आपको इसका एक बहुत बड़े सा एग्जांपल देते हैं कि आप एक ग्रोसरी स्टोर में गए, वहां पर मैगी खरीदने के लिए, अब वहां पर मैगी है ही नहीं, तो बताओ आपका सामान कैसे सेल होगा। तो अगर आपको मैगी सेल करनी है, आप चाहते हो कि आपके जो मैगी है वो हर एक बच्चा बच्चा खरीदे, तो पहली बात तो उसे हर एक जगह पर अवेलेबल कराना पड़ेगा ना। मिलेगी नहीं तो खरीदने वाला चाह करके भी नहीं खरीद पाएगा। दूसरी बात, मिल तो सब जगह रही थी, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ने के बाद आप सप्लाई नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो फिर लोग क्या करते हैं, जब उसको सामान अनअवेलेबल हो जाता है ना, वो कभी भी स्टॉक में होता ही नहीं है, तो लोग दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। वो दूसरा नूडल प्रेफर करने लगेंगे, मैगी को छोड़ देंगे। ठीक है, टारगेट कस्टमर नीड टू बी मेड अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर प्रोडक्ट। और जो हमारा टारगेट कस्टमर है, उसे हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, ऐसा भी कोई प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है या मार्केट में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर ऑयल्स। आपका हेयर ऑयल जो है बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है, डैंड्रफ खत्म कर देता है, हेयर फॉल खत्म कर देता है, या जो भी हेयर ऑयल के फंक्शंस होते हैं। आपकी टारगेट मार्केट भी वही है जो हेयर फॉल से जो है ज्यादा सफर कर रही है, और उन्हीं को पता नहीं है कि ऐसा कोई हेयर ऑयल मार्केट में है कि जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो बताओ कैसे सेल होगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए टारगेट कस्टमर के पास आपकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, इसलिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मार्केटिंग मिक्स जो आपका है एप्रोप्रिएट होना चाहिए, किसी भी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए, ना प्राइस में, ना प्लेस में, ना प्रमोशन में, ना प्रोडक्ट में।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो क्या है हमारे 4 P's? तो देखो, ई जेरोम मैकार्थी जो कि एक अमेरिकन मार्केटिंग प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा था कि 4 P's जो है ना मार्केटिंग मिक्स के, वही लेकर के आए थे अपनी बुक 1960 बुक बेसिक मार्केटिंग, जो कि एक मैनेजरियल अप्रोच की मार्केटिंग थी। उसमें इन्होंने प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बारे में बताया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि द 4 P's आर अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, के जो 4 P's हैं वो मार्केटिंग मिक्स का ही एक हिस्सा है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग टूल्स का, अलग अलग तरीकों का, जिससे एक मार्केटर अपने मार्केटिंग गोल्स को अचीव कर सकता है। मार्केटिंग गोल्स क्या हो सकते हैं? सेल बढ़ाना, प्रॉफिट करना। ठीक है, तो अगर हम मार्केटिंग मिक्स का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करेंगे तो हम अपने सभी मार्केटिंग गोल्स को पूरा कर पाएंगे। अगला, द 4 P's आर स्टिल रिलेवेंट टू द मार्केट। जो 4 P's हैं वो अभी भी मार्केट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसा ये क्यों कह रहा है यहाँ पर? क्योंकि देखो, मैंने शुरू में आपको बताया था कि मॉडर्न फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अब 7 P's हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराने वाले 4 P's है वो खत्म हो गए। नो, वही हमारे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 P's हैं, थे और रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है प्रोडक्ट। हमारा पहला P, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता है? ये एक गुड है, एक सर्विस है, या फिर एक आइडिया है जो हम कस्टमर को बेच रहे हैं, कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं अपनी और उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, अगर गुड्स के मामले में कहे तो वो कोई खाने की चीज हो सकती है, क्लोथ्स हो सकते हैं, ऑयल, शैम्पू, या कोई भी कॉस्मेटिक्स, या शूज, फुटवेयर, कुछ भी हो सकता है। सर्विसेज की बोले तो अब जैसे एक डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाता है, उबर वाले आजकल टैक्सी टाइप्स सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, A to Z कुछ भी सर्विस हो सकती है। आइडिया, लोग अपना, जैसे अब AI है, ठीक है, या फिर लोग अपना अपना इन्वेस्टर्स के पास आइडिया पिच करते हैं, तो हमारा एक आइडिया भी हो सकता है जो कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर दे, वही हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोडक्ट आर वैरायटी, कि कितने तरीके का हमारा सामान है, उसकी क्वालिटी क्या क्या है, हम उसमें वारंटी कितने साल की दे रहे हैं, डिजाइन क्या है उसका, पैकेजिंग कैसे करते हैं, और आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं या फिर जो हमारे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, उसमें तो आफ्टर सेल सर्विस लोग बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कि देखो, आपने सुना भी होगा ना कि भाई इसकी तो 2 साल की वारंटी है, उसकी 4 साल की वारंटी है, तो हम क्या कहेंगे, यार 4 साल वाले को ज्यादा हम प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस उसी को देते हैं। सो आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोडक्ट का पार्ट है। प्रोडक्ट जो होता है ना, वो हमारा नीड टू बी मॉडिफाइड ओवर टाइम, टाइम टू टाइम मॉडिफाई होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ नया बदलाव आना चाहिए समय के साथ। अगर उसमें बदलाव आता रहेगा तो कस्टमर का इंटरेस्ट भी उसमें बनता रहेगा। अगर वो मॉडिफाई नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, बोर हो जाते हैं। देखो, हम लोग किसी भी चीज को लंबे समय तक नहीं ले सकते। अब एक एग्जांपल है आपका डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क कितने समय से पहले चलती आ रही है और उसने आज तक कितनी सारी चॉकलेट बना दी, सिल्क, क्रैकल, फ्रूट एंड नट से, और मतलब ओरियो, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बना दी है। तो उससे क्या होता है, लोग अभी तक उससे जुड़े हुए हैं। अगर हम नहीं करेंगे कुछ नया तो हम क्या है, लोग हमें भूल जाएंगे, हमसे बोर हो जाएंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। ठीक है, ए लॉट ऑफ वर्क गोस बिहाइंड द सेंस बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, उसको एक मार्केट में उतारने लायक अच्छा प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, तभी जाकर के वो मार्केट में लॉन्च होता है। और गाइस, सबसे बड़ी बात, अकेले प्रोडक्ट मिक्स पे पूरी एक वीडियो आएगी, सो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखते रहना। तो अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे 4 P's के दूसरे P पे, प्राइस। प्राइस का मतलब है जो अमाउंट कस्टमर आर विलिंग टू पे फॉर द प्रोडक्ट। जो अमाउंट हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट के बदले में हमें देने को तैयार है, वो हमारा प्राइस होता है। इट इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेवेन्यू एंड डिमांड, और ये बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही मेन फैक्टर होता है हमारे रेवेन्यू और डिमांड से रिलेटेड, जो कि उसे इन्फ्लुएंस करता है। प्राइस स्ट्रेटेजी, कौन कौन सी प्राइस स्ट्रेटेजी होती है? देखो, स्ट्रेटेजी पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि प्राइस सबसे ज्यादा मैटर क्यों करता है। देखो, एक बार को हम थोड़ा सा क्वालिटी में, कई बार हमें नहीं पता चलता चीज को देख करके, तो क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हमारा प्राइस कम होता है ना, तो हम प्रोडक्ट कैसा दिखता है उससे भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अगर हमारा प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर है तो। ठीक है, सो एट लास्ट प्राइस इज द थिंग्स मैटर्स अ लॉट। ओके, फिर आता है हमारा स्ट्रेटेजीज। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग किसे कहते हैं? इसमें हम क्या करते हैं, एडिंग अ मार्कअप टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट है ना, उसमें ही थोड़ा सा अपना मार्जिन ऐड करके सीधा अपना प्राइस लॉन्च कर देते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, यहाँ पर हमें अपने मार्जिन से ज्यादा अपने कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के अकॉर्डिंग अपने प्राइस रखने पड़ते हैं। अब सपोज कि हमारा कॉम्पिटिटर जो है एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल 10 रुपीज में सेल कर रहा है, अब हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई मुझे तो अपना प्रॉफिट ज्यादा प्यारा है, तो मेरे को तो प्रॉफिट लगा करके
₹12 की सेल करूंगा मैं, तो मेरे से नहीं हो रही 10 की, तो भाई आपका सामान खरीदेगा ही नहीं कोई, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर का ₹10 में ऑलरेडी सेल हो रहा है। तो आपको अपने मार्जिन को भूलना पड़ेगा कुछ समय के लिए और अपना प्रोडक्ट का प्राइस अपने कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। फिर आता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जो कि शुरुआत में, बहुत ही शुरुआत में एक लो प्राइस पर रखती है मार्केट में अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब एक अपना लोकल का कोई स्वीट की शॉप खोली है, ठीक है, कोई मिठाई की दुकान खोली, तो वो क्या करता है शुरू शुरू में बाकी सभी से 10-20 रुपए मंदा रख देगा और अपने सामान को बढ़िया बनाएगा। क्या करेगा, सब कहेंगे भाई उसका देख मंदा भी है और बढ़िया भी, तो उसी का खरीदते हैं। तो ये होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। बेशक फिर चाहे 5-6 महीने बाद उसका जब अच्छे से सेटअप हो जाए बिजनेस, वो प्राइस चाहे सबके बराबर कर दे या सबसे 10 रुपए ज्यादा भी कर दे, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मार्केट में सेट हो जाएगा। फिर आता है प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग में क्या करते हैं, चार्जिंग हायर प्राइसेस टू सिग्नल क्वालिटी एंड एक्सक्लूसिविटी। बहुत सारी ब्रांड्स क्या करती है आजकल ना, अपने आप को पेरिशेबल प्रोडक्ट की गिनती में लाना चाहती है। वो क्या करती है, प्राइस इतने हाई रखते हैं कि बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी होती है कि भाई ये महंगा है तो उसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी, जो इतने का बिक रहा है, कुछ ना कुछ तो इसमें बढ़िया होगा, ठीक है। मॉल में आप जाते हैं तो शॉपर स्टॉप वगैरह, इनमें कुछ ब्रांड्स ऐसी होती हैं कि वो इतने महंगे कपड़े बेचते हैं ना, जितना कि उसकी क्वालिटी होती भी नहीं है एक्चुअली में। लेकिन क्या होता है कि हमारी एक ना मेंटेलिटी बन जाती है कि यार महंगा है तो कुछ ना कुछ तो इसमें बात होगी, ओके। फिर आता है डायनामिक प्राइसिंग, एडजस्टिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन डिमांड एंड अदर फैक्टर्स। इसमें हम अपने प्राइस को एडजस्ट कर लेते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ा देते हैं, डिमांड कम है तो प्राइस हम थोड़े से घटा देते हैं। इसका एग्जांपल क्या है कि बजटेड एयरलाइंस होती है ना, वो डायनेमिक प्राइसिंग को यूज करती है अपनी टिकट की कॉस्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, आजकल प्रयागराज की आप टिकट देख लीजिए कहीं से भी, वो इतनी महंगी है, डबल ट्रिपल से भी ज्यादा महंगी है प्रयागराज की फ्लाइट। क्यों? बिकॉज करोड्स ऑफ पीपल आर विजिटिंग महाकुंभ, ठीक है। तो एयरलाइंस ने क्या करा, मौका देखा, अपॉर्चुनिटी देखी और राइट, और जो टिकट्स का प्राइस है उसको हाई कर दिया। और एक टाइम ऐसा भी आएगा 1 महीने बाद ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो जो फेयर है, जो उनके टिकट के प्राइसेस हैं, वो भी नॉर्मल चले जाएंगे, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्लेस, जो कि हमारा थर्ड पी है। प्लेस रेफर्स टू हाउ प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और परचेज के लिए हम कहाँ उसे अवेलेबल करा, मतलब हमारा जो ग्राहक है वो उसे कहाँ से खरीदेगा, कस्टमर किस जगह से खरीदेगा। इसका गोल होता है कि प्रोडक्ट जो है ना सही कस्टमर के पास सही टाइम पे पहुंच जाए। और इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसिडरेशंस इंक्लूड, सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करते हैं कि हम डायरेक्ट बेचेंगे, मतलब फैक्ट्री से सीधा ऑनलाइन थ्रू कस्टमर पे जाएगा, या फिर इनडायरेक्ट बेचेंगे कि नहीं भाई पहले तो हम जो है अपना होलसेलर लेते हैं, फिर होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर जो है फिर कस्टमर को बेचेगा। तो ये होता है इनडायरेक्ट चेन। तो वो कंपनी डिसाइड करेगी कि उसको कौन सा जो है कंफर्टेबल लगता है, कौन सा सहूलियत वाला लगता है। फिर आती है लोकेशन, प्रोडक्ट, वेयर इज द प्रोडक्ट सोल्ड, प्रोडक्ट कहाँ बेचा जाएगा, कौन से प्लेटफॉर्म पे, फिजिकल स्टोर्स पे बेचना है, ऑनलाइन पे बेचना है, या फिर दोनों पे बेचना है। जैसे कि नाइका है, ऑनलाइन भी अपना प्रोडक्ट सेल करता है, उसके स्टोर्स भी हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक्स की कहाँ हम अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, कहाँ उसको स्टोर करके रखेंगे। देखो हमें ऐसा थोड़ी है कि प्रोडक्शन करते करते फैक्ट्री में जमाना है, नहीं, हम क्या करते हैं, वेयर हाउस लेते हैं, ठीक है, वहां पर अपना सामान रखते हैं, फिर वहां पे हमारे प्राइवेट ट्रक्स वगैरह से जो है सामान जो है धीरे धीरे करके सप्लाई होता रहता है। तो वो हमारा लॉजिस्टिक्स का काम होता है। फिर आता है मार्केट कवरेज, कि हम की जो कंपनी है वो इंटेंसिव तरीका यूज करेगी, सिलेक्टिव तरीका यूज करेगी, या एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। एग्जाम्पल, अमेजोन जो है एक्सटेंसिव नेटवर्क यूज करता है वेयर हाउस का, उसने जगह 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 जो है अपने वेयर हाउस खुलवा रखे ताकि प्रोडक्ट की डिलीवरी जल्दी से जल्दी हो सके। अब से 2-3 साल पहले तक भी सब प्रोडक्ट को आने में अमेजोन से हफ्ता भर से ज्यादा लग जाता था, और अब 2 या 3 दिन में अमेजोन का प्रोडक्ट जो है डिलीवर हो जाता है। और अगर मैं दिल्ली, गुड़गांव जैसे एनसीआर सिटीज की बात करूं, मेट्रो सिटीज की बात करूं, वहां तो विद इन 2 डेज भी सामान आ जाता है, ओके। और अब हम अगले पे चलते हैं, जो कि है प्रमोशन, लास्ट पी। प्रमोशन में क्या होता है, प्रमोशन इनकम्पास द कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज यूज्ड टू परफॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट। प्रमोशन में हम क्या करते हैं, बातचीत करने की वो स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कस्टमर को बताते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उनको याद दिलाते रहते हैं कुछ ना कुछ नया करके कि यस दिस इज आवर प्रोडक्ट और ये आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। एडवर्टाइजिंग करते हैं हम, चाहे टीवी पे करें, चाहे रेडियो पे करें, चाहे न्यूज़पेपर में एड प्रिंट करवाएं या ऑनलाइन करें।
हम सेल्स प्रमोशन करते हैं, चाहे हम अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दें या फिर उनके साथ किसी और ब्रांड का कूपन लगा कर दे या फिर कोई लिमिटेड टाइम ऑफर दे लाइक 50% ऑफ या फिर बाय वन गेट वन फ्री, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। ओके, फिर आता है पीआर, पब्लिक रिलेशन, जिसमें कि हम अपने प्रोडक्ट की एक ब्रांड इमेज क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव ब्रांड इमेज, किससे? मीडिया कवरेज के थ्रू। देखो, आपने देखा होगा कि आजकल सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। अगर कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी हमारे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पॉजिटिव रिव्यूज दे देता है ना, तो लोगों को उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो उसके बारे में खरीदे चाहे ना खरीदे, एक बार सर्च जरूर करेंगे, भाई क्या प्रोडक्ट है जो कि इसने इसकी तारीफ कर दी। तो वो होता है पीआर। इससे क्या होता है, लोगों को ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट किया जा सकता है अपने प्रोडक्ट की तरफ। फिर आता है पर्सनल सेलिंग। अब बहुत सारी कंपनीज जो है पर्सनल सेलिंग भी यूज करती हैं। वो डायरेक्ट जो है घर घर सेल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती हैं और कस्टमर्स को सेल करवाती हैं प्रोडक्ट। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ईमेल कैंपेन एंड इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप। इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, सेलिब्रिटीज को हायर करके सोशल मीडिया पे, आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे और हम गूगल वगैरह पे खोलते हैं, तो जिस भी चीज को इवेंचुअली हम अमेजोन पे सर्च करते हैं वो आपके गूगल पेज पे आ ही जाती है, ठीक है, जो कि एक रियल टाइम सॉफ्टवेयर आपका वर्क कर रहा होता है। ओके, इसको हम एआई भी कह सकते हैं। फिर ईमेल कैंपेन्स होती हैं। इसका एग्जांपल है कि कोको कोला जो है ग्लोबल एडवर्टाइजिंग कैंपेन का इस्तेमाल करता है, किस लिए? अपनी ब्रांड की स्पॉन्सरशिप बनाने के लिए। ओके, फिर आते हैं हमारे मॉडर्न 3 पीस। देखो 4 पीस की तुमने बात कर रही, लेकिन मैंने कहा था कि अब जो है 7 पीस हो गए। तो मॉडर्न 3 कौन से? पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पीपल में क्या आता है? पीपल कौन से होते हैं? पीपल होते हैं हमारे एम्प्लॉयज, हमारे स्टाफ, जो कि डायरेक्टली हमारे कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, कैसे? एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड कस्टमर सर्विस स्किल्स। अगर हमारा एम्प्लॉय अच्छा होगा, ट्रेंड होगा, उसके अंदर कस्टमर सर्विस स्किल्स होंगी, ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट को पॉजिटिव रिव्यू मिलेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल, हम अपना गोदरेज का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, अब उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, हम कस्टमर केयर को फोन करते हैं, वो लोग हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करते और ऊपर से हमारे साथ जो है रूड बिहेव करते, तो हम क्या करेंगे? अगली बार गोदरेज का सामान ही नहीं खरीदेंगे। कंपनी का तो नुकसान हो गया ना उसके एम्प्लॉयज के चक्कर में। तो अगर हमारा एम्प्लॉय कस्टमर सर्विस स्किल अच्छी लेके बैठा है, तो हमारे प्रोडक्ट के लिए वो एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, ब्रांड एम्बेसडर और इन्फ्लुएंसर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी। जो ब्रांड एम्बेसडर जो हमने रखा है, जो सेलिब्रिटी हमारे कंपनी का इन्फ्लुएंसर का काम कर रहा है, अगर वो अच्छा है तो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और कल को हमारे ब्रांड एम्बेसडर के मामले में कोई केस आ जाता है, कोई नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, तो क्या होता है? सबसे पहला नुकसान सीधा कंपनी को होता है। ओके, बायजूस और ये ना वाइस वर्सा होता है, ये दोनों ना प्रोपोर्शनली काम करते हैं। बीच में आपको पता होगा कि बायजूस के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो शाहरुख खान थे। बायजूस के ऊपर लीगल केस चल गया था, ठीक है, फ्रॉड का। तो शाहरुख खान ने क्या किया था? वो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को हुआ था, तो वो अपने जो उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर का कॉन्ट्रैक्ट था वही खत्म हो गया सबसे पहले तो। ओके, एग्जाम्पल इसका एक और है कि जो हॉस्पिटैलिटी कंपनीज होते हैं ना, जैसे मैरियट है, ट्रेन स्टाफ, और ये होती है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं अपने कस्टमर्स को। ओके, फिर आता है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस होता है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा वर्क फ्लो क्या है, हमारा सामान जो है किस तरीके से डिलीवर हो रहा है, प्रोडक्ट सर्विसेज हम कैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं, कितनी आसानी से प्रोवाइड करवा रहे हैं। एग्जाम्पल में आता है जैसे कि हम ट्रेवल एजेंसीज है, बुकिंग सिस्टम करते हैं हम, अब हम टाटा ट्रिवैगो पे करते हैं। ओके, और अपनी बहुत सारी आजकल जब हम ट्रिप प्लान करते हैं तो ट्रिप एडवाइजर है। तो ये सब क्या करते हैं, जो जिस भी कंपनी पे हम अच्छे से काम कर सकते हैं, जिसके कंपनी के सॉफ्टवेयर पे, वेबसाइट पे हम इजीली काम कर सकते हैं, हम उसी को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। या फिर क्लियर सर्विस गाइडिंग इन रेस्टोरेंट्स भी होते हैं जैसे ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, उबर इंश्योर द सीमलेस राइड बुकिंग प्रोसेस थ्रू इट्स ऐप। उबर जो है ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है उसमें राइड बुक करने का, तो लोग उसको बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। पहले उबर और ओला में काफी कॉम्पिटिशन था, बट अगर मैं एनसीआर की बात करूं, जिस एरिया से मैं हूं, वहां पर उबर जो है फुल टू प्रेफरेंशियल रहता है, और ओला तो एक तरीके से एलिमिनेट ही हो चुका है मार्केट से हमारे यहाँ तो, ठीक है। फिर आता है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस में क्या होता है कि टेंजिबल और इंटेंजिबल एलिमेंट जो होते हैं ना अपने अपने प्रोडक्ट के, वो आपके कस्टमर से किस हिसाब से कनेक्टेड है। दिस पर्टेन टू द टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एलिमेंट दैट रीअश्योर कस्टमर ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ सर्विस, ठीक है। कस्टमर को रीअश्योर करवाते रहते हैं कि आपका जो सामान है उसके बारे में और उसके आपके सामान की क्वालिटी के बारे में। जैसे कि एम्बियंस एंड डेकोर इन सर्विस एस्टेब्लिशमेंट्स, कि एक रेस्टोरेंट का जो एम्बियंस होता है, एक डेकोर होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ना,
और बहुत सुंदर भी होता है, तो वो बहुत इम्पैक्ट डालता है आपके ऊपर। ठीक है, आपको ये रहता है कि भाई देखते हैं वहां आज क्या नया है। अब